डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी के चैतन्य स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं नीतू सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इन स्पेशल एजुकेशन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बीएड स्पेशल एजुकेशन के पेपर ACSB 03 इंटरवेंशन एंड टीचिंग स्ट्रेटजी के ब्लॉक 5 टीचिंग सोशोलॉजी टू विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन से है। पिछले क्लास में हमने मैप के 2 कैटेगरी होता है, वर्गीकरण है, तो एक हमने कर लिया था स्केल मैप। आज हम दूसरा जो है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसे हम विषयगत मानचित्र भी बोलते हैं हिंदी में। तो विषयगत मानचित्र एक प्रकार का मानचित्र है जो किसी भौगोलिक क्षेत्र में किसी विशेष विषय वस्तु के भौगोलिक पैटर्न को चित्रित करता है। इसके मुख्य प्रकार इस प्रकार है। पहला है हमारा आउटलाइन या रूपरेखा मानचित्र। किसी देश या महाद्वीप की सीमा दर्शाता है। किसी भी कंट्री का उसका जो सीमाएं हैं, बॉर्डर है, वो और उस कंट्री से रिलेटेड उनका सारा कुछ इसमें जो एक देश का, कंट्री का और आउटलाइन है वो इसमें डिस्क्राइब किया होता है, उसको दर्शाया होता है विस्तार में। फिर दूसरा है हमारा पॉलिटिकल मैप, राजनीतिक मानचित्र, जो राजनीतिक सीमाओं, राज्यों, जिले, कस्बों, सड़कों, रेलवे आदि को दर्शाता है। जैसे डिस्ट्रिक्ट का, अगर एक स्टेट का हमें बताना है, जैसे एक कंट्री में बहुत सारे स्टेट्स होते हैं, उसी तरह फिर एक स्टेट में बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं। डिस्ट्रिक्ट के अंदर फिर आपका ब्लॉक आ गया, फिर जिला है, तहसील है। तो ये जो पॉलिटिकल मैप है वो आप किस बारे में पढ़ना चाहते हो या इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, जानना चाहते हो, तो उनका डिटेल, उनके सीमाओं के साथ इसमें विस्तृत जानकारी दी होती है। तो इसमें हमारा सभी आ जाता है, राज्य, जिले, कस्बे, सड़कें, रेलवे आदि को भी इसमें हम तो उनके एरिया के हिसाब से या डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, ब्लॉक के हिसाब से, जिस लेवल पे हम इसमें हमें मैप की ज़रूरत है या हम उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो उसमें उनका पूरा पॉलिटिकल मैप दर्शाया होता है। फिर हमारा तीसरा है राहत या भौतिक या बायोग्राफिक मानचित्र, रिलीफ और फिजिकल और एरोग्राफिक मैप, जो आकृति और रंगों के माध्यम से भूमि की सतह के हिस्सों को प्रतिनिधित्व करता है। तो इसमें हमारा रिलीफ या फिजिकल और एरोग्राफिक्स मैप्स इंक्लूड होते हैं, जो हमारे इसमें आकृति और रंगों के माध्यम से भूमि का जो सतह है या हिस्से है, कितने इस तरह का इतना है, फिर दूसरे टाइप का है, तो उसमें इसको दर्शाया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे जो मैप दिया हुआ है ये वर्ल्ड का मैप दिया हुआ है, तो इसमें हमारा कॉन्टिनेंट के हिसाब से इसमें दर्शाया हुआ है। जैसे एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ईस्ट अफ्रीका, इस तरह से इसमें दर्शाया हुआ है। फिर हमारा नेक्स्ट है बैथमेट्रिक मैप, जो भूरे धुंधलेपन के माध्यम से दोनों महासागरों की गहराई को दर्शाता है। तो इसमें हमारा महासागर है, उनके बारे में इसमें डिस्क्रिप्शन किया हुआ था, उनकी डिटेल जानकारी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट है इथनोग्राफिक मैप, जो मानव जाति के न्याय के स्थान को दर्शाता है। फिर नेक्स्ट है हमारा वनस्पति मानचित्र या वेजिटेशन मैप, जो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को दर्शाता है कि किस तरह का वनस्पति या वेजिटेशन है, वो किस एरिया में होता है, उनका सीजन कब आता है, या फिर उनकी उत्पादकता है वो कहाँ है, कैसा है, किस तरह का है। तो इसमें उनका वेजिटेशन से रिलेटेड जो भी उनका डिटेल होता है वो इसमें दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है। जैसे अगर चावल है तो उसकी खेती किस एरिया में होती है, फिर गेहूं है, तो इस तरह से हर एक चीज़ का इसमें
जो हर एक कंट्री का वनस्पति है, इंडिया का अलग होगा, दूसरे कंट्री का अलग होगा, तो इसमें जिस भी कंट्री के बारे में आप पढ़ रहे हो या राज्य के बारे में पढ़ रहे हो तो उन उस जगह पे जो भी वेजिटेशन या वनस्पति होती है तो उसको उस जगह से रिलेटेड उनके मैप में या मानचित्र में उसके बारे में डिटेल दिया जाता है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं वेजिटेशन मैप तो उस टाइम भी हमें इसके बारे में पूरा डिटेल में बच्चों को समझाने के लिए, बताने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मौसम मानचित्र, वेदर मैप, जो किसी विशेष मौसम के लिए तापमान, वर्षा, वायु, दबाव, हवाएं या सभी को एक साथ दर्शाता है। जैसे भारत का मानचित्र सर्दी या गर्मी का तापमान दर्शाता है। जब हम न्यूज़ देखते हैं तो हर एक न्यूज़ के लास्ट में कई बार वेदर का जो खबर होता है, मौसम के बारे में जानकारी देते हैं या बताते हैं कि कहाँ पे, तो वो भी मैप के सहारा लेके या उसके अनुसार ही बताते कि यहाँ पे ज़्यादा गर्मी होगी या यहाँ पे बहुत सारा बारिश होगा या यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे तेज़ हवाएं चलेगी। तो ये भी हमें जो वेदर मैप है वो हर टाइम जो वेदर के बारे में जो समाचार इंफॉर्मेशन या इकट्ठा करते हैं उसके बारे में जानते हैं, वो इसका वेदर मैप बना के फिर इसके बारे में जानकारी देते हैं। जो वेदर से रिलेटेड न्यूज़ एकत्रित करते हैं या इसके बारे में जो विशेषज्ञ वेदर से जानकारी, अब मौसम कैसा रहेगा या ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या कैसी हवाएं आएगी, मॉनसून कब आएगा, हर एक कंट्री में या हर एक स्टेट में मॉनसून आने का समय निर्धारित करते हैं जो मौसम विशेषज्ञ होते हैं वो। फिर हमें न्यूज़ में इसके द्वारा जानकारी मिलती है। या कोई साइक्लोन आने वाला होता है तब हमें ये जानकारी देते हैं। तो जो भी वेदर से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है या बच्चे को इसके बारे में हमें बताना है, पढ़ाना है, सिखाना है या फिर हमें जो पब्लिक को मिलता है न्यूज़ के माध्यम से, उसमें वेदर मैप का इस्तेमाल किया जाता है। और वो इसके द्वारा ही कहाँ पे कैसा तापमान रहेगा, कम बारिश, ज़्यादा बारिश, वायु का दबाव, एयर प्रेशर किस तरह का होगा, कब मछुआरे को बाहर निकलना चाहिए, कब नहीं निकलना चाहिए, तो ये सारा जो मौसम का जानकारी है वो इसके उसमें ये उपयोग किया जाता है और इसके द्वारा से बना के हमें दिखाया जाता है। हम जानकारी बच्चों को भी पढ़ाते हैं और जो आम जनता है उसे भी न्यूज़ के द्वारा मिलता है। आप यहाँ पे देख रहे हो जो मैप है वो यहाँ पे ब्रेल में भी लिखा हुआ है और जो मैप है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है ताकि यहाँ पे बच्चे जब भी जो वीआई बच्चे हैं वो टच करें तो उनको ब्रेल में लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है वो उसके बारे में जान सके। और जो लो विजन बच्चा है वो रंगों के माध्यम से भी वो भी उनके लिए हेल्पफुल होगा, तो उसके हिसाब से भी वो उसके बारे में जान पाएंगे, इन्फॉर्मेशन ले पाएंगे। तो जब भी हम वीआई बच्चे के लिए जो भी मैप बनाते हैं वो टेक्सचुअल होना चाहिए। और लो विजन बच्चे के लिए है तो वहाँ पे हम कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उभरा हुआ होना चाहिए ताकि बच्चे को किस तरह से मैप का आउटलाइन है या बॉर्डर है, कहाँ पे जा रहा है, कहाँ पे नहीं जा रहा है, वो उसको मतलब टच करके उसका अनुभव ले सके, उसके बारे में जान सके। फिर है हमारा नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशनल मैप, कोई भी वस्तु जो स्टॉक या फसल वितरण का प्रतिनिधित्व करती है। तो यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशनल मैप भी बनाते हैं। किसी चीज़ का हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे या उसके स्टॉक के बारे में बताना है तो उसके लिए भी हम मैप का इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा कॉमर्शियल इकोनॉमिक मैप है जो उत्पादन, आयात, निर्यात, वितरण, जनसंख्या, घनत्व, रेलवे और भिन्न मार्गों को दर्शाता है। जो हमारा कॉमर्शियल इकोनॉमिक मैप है जो हमें एक्सपोर्ट करना है या इंपोर्ट करना है किसी चीज़ का या फिर डिस्ट्रीब्यूट करना है, वहाँ की जनसंख्या किस तरह से तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, डेंसिटी कितनी है पॉपुलेशन की, रेलवे का बारे में जानना है, अगर और अलग अलग जो भिन्न मार्ग हैं रोडवेज के बारे में जानना है तो उसके लिए हम कॉमर्शियल इकोनॉमिक मैप का इस्तेमाल
करते हैं, क्योंकि कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किसी भी चीज़ के लिए अगर इकोनॉमिक का है, जैसे प्याज क्या है आयात होता है, इसका निर्यात भी होता है, या कोई भी दूसरे चीज़ भी है, वस्तु है, तो बहुत सारा चीज़ हम आयात भी करते हैं, निर्यात भी करते हैं, दोनों चीज़ करते हैं। तो ये इसलिए इसे कॉमर्शियल इकोनॉमिक मैप कहते हैं। तो यहाँ पे जिस चीज़ के बारे में हो रहा है उससे रिलेटेड हम इस मैप बना सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। फिर जनसंख्या घनत्व है या पॉपुलेशन डेंसिटी है, उसके बारे में हर एक स्टेट का या हर एक कंट्री का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो अलग अलग होता है, तो उसको भी हम मैप के द्वारा मैप का उपयोग करके बच्चों को बता सकते हैं, या कोई भी इंफॉर्मेशन लेना है या देना है तो वहाँ पे भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा है नेक्स्ट टोपोग्राफिकल और ऑडियंस सर्वे मैप, जो एक बड़े पैमाने का नक्शा है। यह स्थानीय भूगोल विशेषताओं और नहरों को दर्शाता है। तो इस मैप में जो टोपोग्राफिक से रिलेटेड है, वहाँ का जो भूलोग है या वहाँ की क्या विशेषताएं हैं, नहरें हैं, तो उसके बारे में पूरा वहाँ पे डिस्क्राइब किया हुआ रहेगा या उसके बारे में दर्शाया हुआ होगा। फिर है हमारा नेक्स्ट इंटरनेशनल मैप। यह एक अध्यादेश सर्वेक्षण मानचित्र है। इसका पैमाना 1:1,00,000 है। इसे सीट्स में बांटा गया है जिनका पैमाना और चिन्ह एक ही है। पूरे देश को दिखाने के लिए एक छोटा सा हिस्सा दिखाने वाला प्रत्येक शॉट को दूसरी सीट के साथ जोड़ा जाता है। इसे विश्व के विभिन्न देशों के सहयोग से बनाया गया है। ऐसे मानचित्रों को दृष्टिबाधित बच्चों को मौखिक रूप से समझाया जा सकता है। जो वीआई बच्चे में जो लो विजन के बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत देख भी सकते हैं और टच करके भी उनके उसके बारे में पता लगा सकते हैं, लेकिन जो बिल्कुल नहीं देख पाते हैं उन बच्चों को जब भी वो हम मैप उनको प्रोवाइड करवा रहे हैं, दे रहे हैं पढ़ाने के टाइम या बताने के टाइम, तो वहाँ पे हम बच्चा फील कर रहा है, उसको टच कर रहा है, साथ में हम उसको उसके बारे में मौखिक रूप से उसके बारे में हम बता सकते हैं, या फिर बच्चे को रिकॉर्ड करके दे सकते हैं ताकि वो अगर घर में भी उसको अभ्यास करना है तो उसको सुन के अपना अभ्यास कर सके, उसके बारे में जान सके। कई बार अगर हम एक बार बताएं हैं तो बच्चे हो सकता है भूल जाएं या उतना याद नहीं रखें, क्योंकि बहुत बच्चे के लिए एक साथ बताना बहुत ही बड़ा या ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो जाता है। तो वो अब अगर हम उसको उनको रिकॉर्डेड करके देंगे या रिकॉर्डेड बुक्स अवेलेबल होगा तो वो अपने हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके उसको सुन के उसके बारे में जान पाएंगे। फिर हमारा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी मानचित्रों के प्रकार। MNG 1986 ने ये उनके सोर्स चिल्ड्रन में निचले स्तर के स्कूल के बच्चों के लिए मानचित्र दिखाए गए हैं, जिसे दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उभरा हुआ मुद्रित या उभरा हुआ रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। हम यहाँ पे हम मॉडल के रूप में भी बच्चे को बना के दे सकते हैं, या बनाया पहले से है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम बना रहे हैं तो उसको हो सके उभरा हुआ बनाए, टेक्सचुअल बनाए, टेक्टाइल मैप के रूप में बनाए। इसमें पर्वतों, नदियाँ, मैदान, पठार, जंगल आदि दर्शाने वाले भौगोलिक मानचित्र है। अगर बच्चे को हम स्टार्टिंग में जैसे है तो स्कूल अगर बच्चा जा रहा है तो हम उसके घर का या स्कूल का स्टार्टिंग में बच्चे को बना के दे सकते हैं मॉडल के तौर में, या फिर टेक्टाइल मैप के तौर पे भी। तो धीरे धीरे बच्चे को हम उससे इंट्रोड्यूस करवाएंगे और फिर आगे का जो भी उनका जो उनके सिलेबस से रिलेटेड है उसके हिसाब से हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे साइंस है, ज्योग्राफी है, तो इसमें तो इस्तेमाल करेंगे। फिर ऐतिहासिक मानचित्र जो किसी विशेष देश या क्षेत्र में राज्यों के साम्राज्य, उनके शासन के समय और अवधि को दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हिस्ट्री से, इतिहास से रिलेटेड जो ऐतिहासिक मानचित्र है, किसी एक टाइम पीरियड के बारे में हमें बताना है, किसी राजा के या सम्राट के, जैसे सम्राट अशोक के बारे में बताना है, उनका टाइम पीरियड या उनके राज्य के बारे में किस तरह से विस्तार हुआ, किस तरह से था, उसके बारे में बताना है, समय अवधि कितना था। तो इसको भी हम
मानचित्र के द्वारा बता सकते हैं, बना के या अवेलेबल है तो वो बच्चे को दे के उसके बारे में पूरा जानकारी हम दे सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है राजनीतिक मानचित्र, जो देश के राजनीतिक विभाजनों को राज्य और जिलों में दर्शाते हैं। तो यहाँ पे हम राजनीतिक मानचित्र भी बच्चों को दे सकते हैं कि किस तरह से राज्य और ज़िले को दर्शाया गया है, या उनके बारे में अगर कोई स्टेट है तो उसका पड़ोसी स्टेट कौन कौन सा है, फिर उस स्टेट का अगर ब्लॉक हमें डिस्ट्रिक्ट बताना है तो कौन कौन सा है, ब्लॉक बताएं। तो इस तरह से हम बच्चे को जो पॉलिटिकल मैप है वो भी हम बना के दे सकते हैं, प्रोवाइड करवा सकते हैं। फिर है परिवहन मानचित्र, ट्रांसपोर्ट मैप, जो देश के हवाई, बस या रेल परिवहन मार्गों को दर्शाता है। इसमें जो ट्रांसपोर्ट मैप है वो भी स्टेट वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज या कंट्री वाइज, जिस चीज़ के बारे में जो टॉपिक है जो क्लासरूम में अभी चल रहा है उसके अनुसार हमें बच्चे को, अगर हम डिस्ट्रिक्ट के बारे में बता रहे हैं तो हम पूरा स्टेट का या पूरा कंट्री का ना दे, उसी पर्टिकुलर चीज़ का दे, ताकि बच्चा कंफ्यूज ना हो और वो उसके लिए समझने में और सीखने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम अगर किसी एक राज्य का दे रहे हैं, स्टेट का दे रहे हैं, तो उसका हवाई अड्डा कहाँ पे है या फिर रेलवे स्टेशन और रोडवेज का है, तो ये सारा हम मैप में उसके बारे में उसको बता सकते हैं, दर्शा के दे सकते हैं। फिर हमारा वर्षा, मॉनसून की दिशा आदि दर्शाने वाले मानचित्र जो अभी हमने वेदर मैप में देखा, तो यहाँ पे भी जो भी मॉनसून वेदर है वो भी हम स्टेट वाइज भी कर सकते हैं या फिर एक डिस्ट्रिक्ट वाइज भी कर सकते हैं। तो किस स्तर का है और जो उनका पाठ्यक्रम है वो किस हिसाब से है, उस हिसाब से हम उनको देंगे। फिर फसलों, उद्योगों आदि को दर्शाने वाले आर्थिक मानचित्र, जो इकोनॉमिक मैप में हमारा अगर किसी इंडस्ट्रियल एरिया के बारे में हमें उसमें बनाना है या दिखाना है, या क्रॉप्स के बारे में दिखाना है, कौन सा फसल या कौन सा सीरियल से वो कहाँ पे होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे मैप के द्वारा बच्चे को बता सकते हैं। या मिनरल रिसोर्सेज, इंडिया का मिनरल रिसोर्सेज के बारे में, कौन सा मिनरल्स है या आयरन ओर है या पेट्रोलियम है, तो वो उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, किस एरिया में होता है। तो इस तरह से हम इन सब चीज़ों के बारे में बच्चे को जानकारी दे सकते हैं। फिर हमारा है जनसंख्या मानचित्र, पॉपुलेशन मैप, देश के विभिन्न भागों में जनसंख्या के वितरण को दर्शाता है कि पूरे कंट्री में, देश में कहाँ पे कितना जनसंख्या है, किसी स्टेट में कम है, किसी स्टेट में ज़्यादा है। जैसे बिहार, यूपी में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो और सबसे कम कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो पॉपुलेशन मैप है उसमें भी पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन किस स्टेट में कैसा है वो भी हम यहाँ मैप के द्वारा हम बच्चों को बता सकते हैं। फिर पाठ्यक्रम में ग्राफ की प्रस्तुति किए गए हैं जिसे दृष्टिबाधित बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। हर एक पाठ्यक्रम या करिकुलम में जो भी ग्राफ है वो आते हैं नॉर्मल बच्चों को, उसी तरह से जो नॉर्मल बच्चों का पाठ्यक्रम है वही वीआई बच्चों के लिए भी होते हैं, वही इस्तेमाल होता है। हम वीआई बच्चों के लिए उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई या चेंज कर सकते हैं या हटा सकते हैं। तो पाठ्यक्रम में अगर ग्राफ है तो हमें वीआई बच्चों को भी ग्राफ पढ़ाया जाए उनको, और उसके बारे में बताया जाए। और ग्राफ में आपका जैसे है स्टैटिक्स डायग्राम, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी, पॉलीग्राम, तो ये सारा जो नॉर्मल बच्चे जिस तरह से सीखते हैं उसी तरह से हम वीआई बच्चों को भी इसके बारे में पढ़ाएंगे और बताएंगे। आदि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए मानचित्र पढ़ने का हिस्सा हो सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो डायग्राम देख रहे हो वो ब्रेल में लिखा हुआ है, जिस तरह से आप और हम लिखते हैं पेंसिल से या पेन से। तो यहाँ पे अल्फ़ाबेट्स जो भी उनका ब्रेल लिपि है उसमें लिखा हुआ है, और जो हम बना रहे हैं डायग्राम वो वहाँ पे मोटा धागा का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर क्ले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम उसको चिपका सके तो, या फिर कार्डबोर्ड गत्ते का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को सिखाने के लिए, बनाने के लिए। तो इस तरह से हम बच्चे को डायग्राम से तो वो भी हम बच्चे को बनाना और इसके बारे में
सिखाना और किस तरह से बनेगा टॉपिक के हिसाब से हम उनको सिखा सकते हैं। फिर है हमारा प्लस करिकुलम के रूप में मानचित्र पढ़ाना। जैसे वीआई बच्चों के लिए प्लस करिकुलम होता है जिसमें बच्चे ओरिएंटेशन एंड मोबिलिटी सीखते हैं, तो और भी चीज़ें सीखते हैं, डेली लिविंग स्किल्स सीखते हैं। तो उसी में हम मानचित्र को भी उसके द्वारा पढ़ा सकते हैं या उसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मानचित्र पढ़ने के कौशल को प्लस करिकुलम में भी शामिल किया जा सकता है, क्योंकि इसमें स्पर्श अनुभव, उंगलियों का उपयोग, स्पेस से लगते संबंध, जैसे हम बच्चे को स्पर्श जो टेक्टाइल एक्सपीरियंस है वो हम बच्चे को सिखाते हैं किस तरह से अपने फिंगर का इस्तेमाल करें। तो ट्रेलिंग करते समय अगर फिंगर का या हैंड का इस्तेमाल कर रहा बच्चा तो किस तरह से करे, उसी तरह से जो स्पर्श अनुभव है उसके लिए बच्चे को हम उसमें निपुण बनाते हैं। तो उसका इस्तेमाल बच्चा मैप को पढ़ने या उसके बारे में सीखने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो शारीरिक अभिविन्यास आदि सहित संवेदी प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। जो सेंसरी बच्चे को ट्रेनिंग देते हैं वीआई बच्चे को और ओरिएंटेशन मोबिलिटी का ट्रेनिंग देते हैं, उसी तरह हम इसमें मानचित्र पढ़ना भी बच्चे को सिखा सकते हैं। उपयुक्त क्षेत्रों में पठन गतिविधि और अभ्यास के माध्यम से उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए कि अगर एक मैप को हम किस तरह से देखें। जैसे अगर स्टार्टिंग में आपको कोई बताए ना घर में या क्लासरूम में कि टीचर कि हम मैप को कैसे देखते हैं, तो फर्स्ट टाइम में कुछ उतना समझ में नहीं आएगा देख के। लेकिन अगर हमसे जो बड़े हैं या टीचर्स वो किस तरह से हमें मैप को देखना बताते हैं, उसके बारे में उस मैप में क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ या किस तरह से हम वहाँ पे उसको पढ़ सकेंगे, तो उसी तरह से जो वीआई बच्चे उनको भी हमें मैप को पढ़ने का, उससे इन्फॉर्मेशन लेने का तरीका और किस तरह से वो करेंगे। अगर उनको फील करना है, टच करना है, वहाँ पे अगर कोई सिंबल बना है जैसे स्क्वायर है या सर्कल है या ब्रेल में लिखा हुआ है, तो किस तरह से उसको एक मैप को रीड करेंगे, वो हमें एज अ टीचर उनको सिखाना है, बताना है। और अगर एक बार में बच्चा नहीं उसमें स्किल हो पा रहा है तो हमें हो सकता है 3-4 बार बताना पड़े, उनको स्टेप बाय स्टेप बताना है और फिर वो धीरे धीरे करके इंडिपेंडेंटली भी मैप देखना सीख लेंगे। जैसे कई जगह आप घूमने जाते हो बाहर, तो वहाँ पे उनके जो हॉल है या ग्राउंड स्पेस में उनका पूरा मैप दिया हुआ रहता है। तो वीआई बच्चों के लिए भी होता है जहाँ पे उभरा हुआ होता है या ब्रेल में लिखा होता, लेवल किया होता है। तो उसको पढ़ के अगर नया जगह है तो किस हमें राइट जाना है, लेफ़्ट जाना है या सेकंड फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे या ग्राउंड में कौन सा कमरा है, कहाँ पे हम वहाँ पे कौन सा चीज़ हम देख सकते हैं। जैसे आप पिक्चर में भी देख रहे हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, ब्रेल में भी लिखा हुआ है और अल्फ़ाबेट्स में भी लिखा हुआ है, यहाँ पे सिंबल भी बना हुआ है और उसके नीचे उसका जाने का रास्ता या जो भी मैप है। जैसे फर्स्ट फ्लोर में क्या हम देख सकते हैं, अगर ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो ग्राउंड फ्लोर से हम फर्स्ट फ्लोर पे कैसे जाएंगे, कहाँ से हमको लिफ्ट लेना है। लिफ्ट में भी ब्रेल में लिखा होता है और लिफ्ट में भी जो टॉकिंग सेंसर है जो बोल के बताते हैं कि अब आप फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हो, अब दरवाज़ा खुल रहा है। जैसे मेट्रो में बोलते हैं और वहाँ पे मेट्रो में भी डिस्प्ले होता है कि अब ये स्टेशन आने वाला है। तो उससे भी जो वीआई बच्चे इंडिपेंडेंटली एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उनको उससे सुविधा मिलती है और वो किसी और के सहारे के बिना एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, आ सकते हैं, घूम सकते हैं। फिर हमारा मानचित्र और ग्लोब का कार्य। हम जिस भौतिक वातावरण में रहते हैं उसे समझने के लिए मानचित्र और ग्लोब महान उपकरण है। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये उपकरण कैसे काम करता है। जैसे बहुत सारे लोग हैं जो दूसरे कंट्री में नहीं गए या कभी हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमारा पृथ्वी है वो गोल है। हमें ग्लोब के द्वारा या बुक में हमने देखा है या टीवी में देखा है, इससे हमें पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो गोल शेप की है।
या अंत और दूसरे कंट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलता है, या किसके बगल में कौन सा कंट्री है, जैसे इंडिया के बगल में जो नेबर कंट्रीज़ है वो पाकिस्तान है या नेपाल है, नीचे श्रीलंका है। तो ये हम मैप के द्वारा, क्योंकि हम तो अगर कहीं और देखने नहीं गए हैं तो मैप के द्वारा, या जो हमारे बुक में है, बुक में भी हमारा जो मैप दिया हुआ है उसके द्वारा हम जानते हैं कि इंडिया का जो हमारा बॉर्डर है या हमारा नेबरिंग कंट्री है उसका नाम क्या है, बॉर्डर किस किस से लग रहा है, या किसी स्टेट का, तो उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करते हैं। तो यहाँ पे है जो मैप है, हमारा जो ग्लोब है वो एक महान उपकरण है, इसलिए हमें पता होना चाहिए कि ये उपकरण कैसे काम करते हैं। पहला है हमारा, कई मानचित्र और ग्लोब इंद्रियों के लिए आकर्षक और चुनौतीपूर्ण है। कई बार जो हम ग्लोब देख रहे हैं उसमें देखने में आकर्षक लगता है कि हाँ हमारी जो धरती है वो इस तरह से है। फिर वे रिश्ते और मतभेदों को नोट करने के लिए एक आधार प्रदान करती है, जैसे भौतिक फीचर मानचित्रों और एक ही देश के परिवहन नेटवर्क को दर्शाने वाले मानचित्रों की तुलना करके सहसंबंधों को नोट किया जा सकता है। इसी प्रकार किसी देश या क्षेत्र के मौसम मानचित्र या जनसंख्या वितरण मानचित्र की तुलना की जा सकती है। अगर मैप के द्वारा दो कंट्री का कंपेयर करना है, उसका मौसम के बारे में या उसके किसी और चीज़ के बारे में, तो हम मैप के द्वारा कंपैरिजन कर सकते हैं कि इस देश में ऐसा है और इस देश में ऐसा है, या किसी देश का किसी देश के साथ संबंध है तो बहुत सारा उनका जो भौगोलिक है उसके आधार पर भी निर्भर करता है। तो किस देश से हमारा कैसा संबंध है, तो उसका भौतिक फीचर मानचित्र और उनका जो परिवहन नेटवर्क है वो कैसा है, किस तरह से हम बना सकते हैं अगर नहीं बना है तो ये बहुत सारा जो चीज़ें हैं वो हम मैप के द्वारा उस चीज़ के बारे में जानते हैं। कुछ डिसीजन लेना है या कुछ कंपेयर करना है तो इससे हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलती है और हम निर्णय लेने के लिए इस पे भी अपना सोच विचार कर सकते हैं, इसके बारे में जान सकते हैं। यह अनुमान के लिए आधार प्रदान करता है। किसी चीज़ के बारे में हमें अगर अनुमान लगाना है तो उसके लिए भी ये हमारे लिए आधार बनता है। फिर तथ्यों को शीघ्रता से पढ़ने और समझने के लिए विभिन्न प्रकार के वितरण मानचित्र उपयोगी होते हैं। किसी चीज़ के बारे में हमें अगर एकदम जल्दी से जल्दी जानना है तो जो मैप अवेलेबल है, आजकल तो इन्फॉर्मेशन हम नेट से ले सकते हैं या बुक से ले सकते हैं जो पहले से ऑलरेडी अवेलेबल है, तो उसके द्वारा भी हम उसके बारे में जान सकते हैं। उससे किसी भी कंट्री से रिलेटेड अगर उसके किसी चीज़ के बारे में हमें जानना है तो वहाँ का इकोनॉमिक्स कैसा है, वहाँ का वेदर कैसा है, यहाँ का पॉपुलेशन डेंसिटी कैसा है, यहाँ पे कौन कौन सा वेजिटेशन, या फिर मानसून, वहाँ का मानसून कैसा होता है, वहाँ का जो रेलवे लाइन है वो किस तरह से है। तो इस तरह से हम अगर किसी चीज़ के बारे में जानना चाहे तो उससे हम ले सकते हैं जो अवेलेबल है। मानचित्र एक ही नज़र में संपूर्ण विश्व का सर्वांगीण मित्र प्रदान करता है। जब हम पूरा ग्लोब को एक साथ देखते हैं तो लगता है कि सब एक साथ ही आसपास है और सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। भौगोलिक मानचित्र को देखकर भूमि के उतार चढ़ाव को समझा जा सकता है। जो भी भौगोलिक मानचित्र है तो वहाँ का जो भूमि है वो किस तरह का है, क्योंकि हर एक जगह का जो हमारा सॉइल है या भूमि है वो अलग अलग होता है। कहीं प्लेन एरिया है, कहीं हिली एरिया है, कहीं माउंटेन्स ज़्यादा है, तो कहीं पे जंगल के एरिया वो ज़्यादा है। तो कैसा है वहाँ का भूमि, उसके बारे में हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं। मानचित्र और ग्लोब क्यों, कैसे जैसे प्रश्न पूछकर बच्चों की जिज्ञासा को बढ़ाता है। जब बच्चा कोई ग्लोब देखता है या फिर कोई ऐसा मैप देखता है तो उनके अंदर बहुत सारा प्रश्न होते हैं, वो उसके बारे में जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, ये यहाँ पे ऐसा क्यों है और यहाँ पे ऐसा क्यों है। यहाँ पे तो बहुत सारा मतलब सूखा जैसा है, रेगिस्तान जैसा है, यहाँ पे बहुत सारी हरियाली है, या फिर वहाँ पे बारिश ज़्यादा क्यों होती है, यहाँ पे बारिश कम क्यों होती है। तो वो अगर वो मैप्स को देखे तो उनके अंदर बहुत सारा जानकारी पूछने के, उसके बारे में जानने का
उनको मन करता है। तो और इससे जिज्ञासा बढ़ेगी तो उनको उसके बारे में जानने का, पूछने का मन करेगा, पूछेंगे। तो इससे वो भी एक तरह से उनकी पढ़ाई हो रही है, वो उसके बारे में जान रहे हैं, इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं हर एक चीज़ के बारे में। तो ये भी एक अच्छा तरीका है बच्चे को कि आप मैप के द्वारा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंटिन्यू बुक रीडिंग कर करके बोर हो जाते हैं या उतना नहीं करना चाहते हैं, तो वहाँ पे पिक्चर हो, छोटे बच्चों के बुक्स में आप अधिकतर पिक्चर्स देखते हैं ताकि वो उनको अट्रैक्ट करे, अच्छा लगे। तो पिक्चर के माध्यम से भी, और बहुत सारा चीज़ है जो हम देख के उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं, सीखते हैं। उतना ज़्यादा लेंदी है तो बहुत लोग उतना ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं। पिक्चर देख लिया, पिक्चर में बता दिया ये यहाँ पे ऐसे है, तो उनको उसमें अच्छा लगता है। हर बच्चे का अपना अलग अलग होता है, तो इसलिए मानचित्र भी हमारे पढ़ाई का या पढ़ाने के उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। फिर हमारे तत्कालिक परिवेश के मानचित्र दृष्टिबाधित बच्चों को अभिविन्यास और गतिशीलता, जो उनका ओरिएंटेशन मोबिलिटी है, में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अगर बच्चे को मूव करना एक जगह से दूसरी जगह, या घर से स्कूल है, फिर हो सकता है वो बड़ा हो, अपना काम करे, तो उसको एक जगह से दूसरे जगह भी जाना पड़े, तो वो अगर हम वीआई बच्चे का ओरिएंटेशन मोबिलिटी अच्छा है, उनको रोड के बारे में, रेलवे के बारे में, हर जगह का अच्छा नॉलेज वो जानते हैं, तो आसानी से तो वो जा सकते हैं बिना किसी सहारे के, खुद से अकेले। उभरे हुए मानचित्र और अन्य मानचित्र अच्छे निर्णय या किसी चीज़ के बीच में हमको डिफ्रेंशिएट करना है, अंतर समझना है, तो के माध्यम से पहाड़ों, पठारों, मैदानों, रेगिस्तानों आदि से संबंधित भौगोलिक अवधारणाओं को तैयार करने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लेयर्स ऑफ सॉइल हम साइंस में पढ़ते हैं, तो उसमें भी किस स्तर पर कैसा है, तो इसको भी हम मैप के द्वारा बच्चे को बता सकते हैं। उसके बारे में बच्चे को जानकारी लेने में आसानी होगी, और कैसा वहाँ का जो एरिया है वो किस तरह का, रेगिस्तान है या मैदानी इलाका ज़्यादा है, तो वहाँ का जो भौगोलिक है वो किस तरह का है, उसके बारे में बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और उसके बारे में जानेंगे। फिर विश्व के लगातार संदर्भ के बिना भूगोल की कोई भी शिक्षा संतोषजनक नहीं हो सकती है। प्रत्येक भूगोल कक्ष में दृष्टि कम से कम 12 इंच व्यास का एक ग्लोब होना चाहिए। हर एक क्लास में एक ग्लोब होना चाहिए। विभिन्न प्रकार के ग्लोब उपलब्ध हैं, तो बहुत सारे तरीके के ग्लोब उपलब्ध हैं। और जो भूगोल कक्ष है, जो ज्योग्राफी का जो क्लासरूम है या पीरियड है, तो उसमें जब भी हम पढ़ा रहे हैं तो संभव हो कि एक वहाँ पे ग्लोब हो या नहीं है, तो हम उस पीरियड में ला सकते हैं बच्चे को पढ़ाने के टाइम, उनको बताने के टाइम। फिर ग्लोब जिनमें रूपरेखा और आरोहण को रंगों द्वारा दर्शाया गया है। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए ग्लोब पर मौजूद रंग अर्थहीन होते हैं, लेकिन ऊंचाई उन्हें अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। ग्लोब पर मौजूद रंग अल्प दृष्टि वालों बच्चों के लिए उपयोगी होता है। जो अगर वहाँ पे रंग से दर्शाया हुआ है, डिफरेंट कलर्स है, तो जो लो विजन बच्चे हैं वो तो उनके लिए उपयोगी होगा। लेकिन जो टोटली ब्लाइंड बच्चे उनके लिए वो तो कोई मैटर नहीं करता है, नहीं है, लेकिन जो उभरा हुआ है और ब्रेल में लेवल किया हुआ है उसके माध्यम से वो उसके बारे में जान पाएंगे। जैसे लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, स्पर्श रेखा, आउटलाइन वाले ग्लोब दृष्टिबाधित बच्चों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शिक्षक स्वयं ग्लोब में कुछ संशोधन करके एक स्पर्शीय क्षेत्र बना सकते हैं। अगर हमारे रिसोर्स रूम में या टीचर के पास जो ग्लोब है वो नॉर्मल है, तो हम जब वीआई बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो वहाँ पे अपने लिए जो स्पर्शीय क्षेत्र है या जिस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम जो टेक्टाइल मैप है या ग्लोब है तो वो बना सकते हैं या उपलब्ध भी करवा सकते हैं। तो उसके द्वारा हम बच्चे को, वीआई बच्चे को उसके बारे में पढ़ाएं। फिर समाजशास्त्र
अनुभाग में रखा गया एक वृत्त निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा कर सकता है। यह धारणा बना सकता है कि पृथ्वी गोल है और भूमि के हिस्सों और पानी के हिस्सों का सही आकार दे सकती है। एक दूसरे के साथ खेतों के सही अनुपात की समझ दे सकते हैं। इसके लिए दृष्टिबाधित बच्चों को स्केलिंग की अवधारणा से परिचित कराया जाना चाहिए। सही दिशा दिखा सकते हैं। इसके लिए जो वीआई बच्चे हैं उनको घड़ी की अवधारणाओं से परिचित कराया जाना चाहिए, जो घड़ी किस तरह से है तो उसके बारे में भी बच्चों को बताएं। और जो स्केलिंग की कॉन्सेप्ट है या अवधारणा उसको भी ये बच्चे को बताएं, ताकि वो जो अनुपात लगाना है, रेशियो है, तो वो किस तरह से होता है उसके बारे में वो समझ सके। जैसे 2 खेत है तो उसका क्या रेशियो है, किस में ज़्यादा जगह है, या उससे रिलेटेड जो भी प्रश्न होंगे उसको वीआई बच्चे हैं उनको समझने में आसानी होगी, उसके बारे में जान सकेंगे। ग्लोब फॉर द ब्लाइंड जो है, आपको यहाँ पे जो ग्लोब दिख रहा है वो उभरा हुआ है, उसमें हर एक लाइन और ब्रेल में लिखा हुआ है, तो उसको हम अपने हाथों से फील कर सकते हैं। एक एक लाइन को डॉट्स है वो भी उभरा हुआ है या कुछ लिखा हुआ है। तो आज हमने देखा मैप के 2 टाइप्स होते हैं, स्केल मैप और थमेटिक मैप। दोनों के बारे में हमने चर्चा कर ली है। दोनों का जो डिफरेंट टाइप्स है उसके बारे में भी जानकारी ले लिया है। तो इसके आगे का जो पोर्शन है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।